एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिकली आज हम ओटी से रिलेटेड इमेज बेस्ड करेंगे एंड धीरे धीरे जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं लाइक ओटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, है ना, एंड बहुत सारे, वो सारा हम धीरे धीरे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये एक डिफरेंट एक प्लेलिस्ट होगा, आपको मेरे चैनल के ही प्लेलिस्ट पे जाना है, उस पर आप जस्ट सर्च करना इमेज बेस्ड, ठीक है, एंड उस पर आपको सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। सो आज टुडे इज द पार्ट 1। बेसिकली आज से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग टॉपिक था ना, जो टॉपिक थे थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अभी मैं देखूंगी और कुछ बचे हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं, अगर वो होगा तो मैं क्लियर करवा दूंगी, बट मोस्ट ऑफ लाइक 95% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो आज टुडे इज आर ओटी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज पार्ट 1। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एज यूजुअल हम एक प्यारा सा कोट पढ़ेंगे, दैट इज यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल सर्कमस्टेंसेज। आप हमेशा जो सर्कमस्टेंसेज है, जो चल रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट यू कैन कंट्रोल योर ओन थॉट्स। अपने थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको ऐसा लगता होगा कि टाइम मुझे नहीं मिलता, उनको तो ज़्यादा टाइम मिलता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। सो आप सर्कमस्टेंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको ड्यूटी करना है, लाइक आपकी मजबूरी है कि आपको ड्यूटी के साथ आपको प्रिपरेशन करना है, सो दैट्स योर मजबूरी। तो वो सर्कमस्टेंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स कि यस आई कैन डू, मैं एक प्रॉपर पढ़ सकती हूँ, अपना टाइम निकाल सकती हूँ, मैं भी क्रैक कर सकती हूँ एग्जाम। बहुत सारे लोग हैं जो कि विथ ड्यूटी के साथ भी वो इजीली नॉट सेट को क्रैक कर लेते हैं, विथ प्रॉपर लाइक स्ट्रेटजी, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ वो कर लेते हैं। एंड पॉजिटिव थॉट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये ना लोगों को लगता है ये कुछ भी नहीं है, बट अगर आपने कुछ चीज़ों को सोचा है ना कि यस ये मैं कर लूँगी, एंड वो आप हमेशा सोचते रहोगे, सो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और वो हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है। इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचो, हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो कि अदर कैन डू तो वाई कैन नॉट आई, है ना। सो आप भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फर्स्ट हमारा है सर्जिकल ब्लेड्स। सर्जिकल ब्लेड से स्टार्ट करते हैं। सो सर्जिकल ब्लेड्स में देखो, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है दिस वन द पॉइंटिंग एंड, काइंड ऑफ पॉइंटिंग एंड, है ना। सो पॉइंटिंग एंड है ना, पॉइंटिंग एंड है। सो दिस इज द 11 जो है वो पॉइंटिंग एंड होता है, एंड इसको स्टैब ब्लेड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन सीजन के काम करते हैं, इन सीजन एंड ड्रेनेज जहाँ पे करवानी होती है ना, तो वहाँ पे ये वाला ब्लेड का यूज़ करते हैं, ब्लेड नंबर 11 का यूज़ करते हैं। लाइक अगर आर्टेरियोटोमी करना है, आर्टरी को कट करनी है, कहीं पे इंसीजन, प्रॉपर इंसीजन देनी है, स्टैब देनी है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? नंबर 11 यूज़ करते हैं। ठीक है ना। पॉइंटिंग एंड होता है, ऐसे याद कर लो, है ना, काइंड ऑफ दिस। सो ये हमारा ब्लेड 11 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेड 11 एंड 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डिफरेंट रखा है मैंने। सो नंबर 11 इट इज़ यूज फॉर इंसीजन एंड ड्रेनेज। जैसे कहीं पे लेट्स सपोज मेस्टेक्टोमी हो रखी है, सॉरी मस्टेक्टोमी नहीं, कहीं पे लाइक ब्रेस्ट में एब्सेस हो गया है, ठीक है। सो जो ब्रेस्ट में एब्सेस हो गया है, तो यहाँ पे प्रॉपर इंसीजन दे के वो एब्सेस को, जो भी अंदर ड्रेन होगा, उसको रिमूव करने में नंबर 11 वाला ब्लेड यूज़ करते हैं। ठीक है। प्लस आर्टरी को कट करनी है तो हम नंबर 11 ब्लेड यूज़ करते हैं, इसको स्टैब ब्लेड भी बोलते हैं। नंबर 12 ब्लेड, दिस इज द नंबर 12, ये प्रॉपर सा क्लीन ऐसे है, मतलब जो साइन ऐसे समझ सकते हो, ऐसे टाइप का ऐसे होगा। सो 12 में क्या है ना, कर्व होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज कर्व है ना, ये कर्व होता है, एंड इट इज यूज फॉर सूचर रिमूवल। एंड आप लाइक देख कर ही अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये सूचर होगा तो उसको प्रॉपर कट करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। सो नंबर 12 इज कर्व होता है एंड इट इज यूज फॉर सूचर रिमूवल। सो 11 समझ में आ गया आपको, 11 ऐसा होता है, 12 जो है कर्व होता है। ठीक है। एंड बाकी जो होते हैं हमारे लाइक कि नंबर 10 हो गए, दिस इज नंबर 10 हो गया। ठीक है। 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। ये जितने होते हैं ना सारे, मतलब कैसे होते हैं, कर्व एंड बेली जैसा फैट, बेली जैसा ऐसा इनका वो होता है, इमेज होता है। ओके। सो बेली, काइंड ऑफ बेली इमेज होता है, बेली वाला ये होता है, जो ये इनका जो शार्पेस्ट पोर्शन होता है ना, दिस इज द शार्पेस्ट पोर्शन, वो कैसा होता है, बेली जैसा होता है। ठीक है ना। किसका 10 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का एंड 24 का। ठीक है ना। एंड इन सबको किस में यूज़ करते हैं, इन सीजन में यूज़ करते हैं, सिंपल। ठीक है ना। बेसिकली आपको 11 एंड 12 का अच्छे से याद होना चाहिए।
एंड 10, 20, 21, 22, 23, 24 सबका कैसा होता है, बेली जैसा ऐसा वो होता है, बेली वाला पोर्शन जो होता है वो सबसे शार्पेस्ट होता है। एंड दिस ऑल इज यूज फॉर इन सीजन, किसके लिए यूज करते हैं, इन सीजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने कट कर लिया, हमने ओटी में गए, हमने कट कर लिया। कट करने के बाद हमें जो हमारा ब्लेड है उस पे प्रॉपर हमसे कैसे होल्ड करना है, कैसे देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आता है नाम, दैट इज बीपी हैंडल। दिस इज नोन एज बीपी हैंडल। ये वो वाला बीपी हैंडल नहीं है, ब्लड प्रेशर वाला बीपी हैंडल नहीं है, इट इज द बार्ड पाकर हैंडल। ठीक है ना, दिस इज द बार्ड पाकर, दिस इज द बार्ड पाकर। क्या है इसमें, क्या करते हैं इसमें हम, जो ये हमारा ब्लेड है ना, ब्लेड को होल्ड कैसे करेंगे, ब्लेड को थोड़ा ना प्रॉपर ब्लेड को पकड़ के ऐसे करेंगे ओटी में, नो। ब्लेड को प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर उसको हम हेल्प करेंगे, प्रॉपर उसमें लगाएंगे, एंड लगाने के बाद हम कट करते हैं, दैट इज नोन एज बार्ड पाकर। ये क्या है, दिस इज द बीपी हैंडल, बीपी हैंडल। ठीक है ना, बीपी हैंडल है, इसमें जो देखो ये जो है इसमें ब्लेड लगा हुआ है, ऐसे मतलब आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ेंगे ब्लेड को, एंड इसमें इंसर्ट, मतलब हाथ से भी नहीं करना क्योंकि कट वट हो सकती है ना, आर्टरी फोर्सेप्स से हमने पकड़ा उसको, क्या किसको, ब्लेड को, एंड इसमें प्रॉपर इसमें इंसर्ट कर देते हैं। एंड ये देखो ये लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है कि जब भी बीपी हैंडल को हमें पकड़ना है ना, इट इज़ ऑलवेज पास्ड इन किडनी ट्रे, मतलब कि आप ओटी में काम कर रहे हो, सो सर्जन को जब हम पास करते हैं तो कैसे पास करना है, सो पास करने की टेक्निक होती है कि हमेशा किडनी ट्रे में बीपी हैंडल को विथ जो ब्लेड है उसको लगा के किडनी ट्रे में रखेंगे, एंड देन उसको हम पास करेंगे। ठीक है ना, या फिर क्या कर सकते हो, लेट सपोज किडनी ट्रे नहीं है तो कैसे पास करना है, ये हमारा शार्पेस्ट यहाँ पे हमने बीपी ब्लेड को लगा दिया, देन हम ऐसे देंगे, ये नॉन शार्पेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्लेड लगा हुआ है, तो हम ऐसे देंगे क्योंकि सर्जन पकड़ेगा, मे बी वो देख नहीं रहा हो, तो अगर आपने ऐसे दे दिया, यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ तो उसको इंजरी हो सकती है ना, इसलिए हमें ऐसे देना है, सो डैट वो अगर बिना देखे हुए पकड़े तो उसको इंजरी ना हो। ठीक है ना, सो पास्ट ऑलवेज इन द किडनी ट्रे और पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है ना, एंड इंसीजन कैसे देते हैं सर्जन, इंसीजन कैसे देते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है। ब्लेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्किन, जो ब्लेड है वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द स्किन होना चाहिए, अदरवाइज अंडरमाइन द एजेस का पता नहीं चल पाएगा आपको। ठीक है, या फिर इस इंसीजन कैसे देना, हमेशा फार टू नियर, मतलब कि लेट सपोज ये यहाँ पे इंसीजन देना तो इट इज फार टू नियर, ऐसे देंगे, ऐसे नहीं कि नियर टू फार, ऐसे नहीं देंगे, फार टू नियर देंगे। ठीक है ना, फार टू नियर देना है, और अपोजिट साइड टू द सेम साइड, अपोजिट साइड से सेम साइड देना है। ठीक है ना, सो ये आपको इंसीजन देने का कुछ तरीका पता होना चाहिए, ये लाइक एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, एंड जो बीपी हैंडल जो ये दिख रहा है आपको, इसके भी साइज होते हैं 3 and 4। तो बीपी हैंडल जो साइज 3 नंबर का होता है ना, उसमें हम 10, 11 and 15 ब्लेड साइज होल्ड कर सकते हैं, एंड जो साइज 4 का होता है बीपी हैंडल, उसमें हम 20, 22 वगैरह हम जो ब्लेड है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बीपी हैंडल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग था, कैसा दिखता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे पास करते हैं, कैसे इंसीजन लगाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारा ब्लेड कंप्लीट हो गया, हमारा बीपी हैंडल कंप्लीट हो गया। देन कमिंग टू द एनर्जी वाला पॉइंट कि ओटी में एनर्जी सोर्स दैट इज कॉटरी, कॉटरी के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा। सो दिस इज, ये जो आपको दिख रहा होगा सिंपल पॉइंटिंग, एंड यहाँ पे 2 बटन रहेंगे, दैट इज द मोनोपोलर कॉटरी, मतलब एक होगा, ओनली 1 होगा, एंड 2 यहाँ पे बटन होंगे, दैट इज द मोनोपोलर कॉटरी। एंड दिस इज द बाईपोलर कॉटरी, काइंड ऑफ लाइक फॉग टाइप का नहीं होता है वो, वैसा होगा, ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा। तो दिस इज नोन एज बाईपोलर कॉटरी एंड दिस इज नोन एज मोनोपोलर कॉटरी। ठीक है, सो ये जो आपको मोनोपोलर कॉटरी दिख रही है ना, यहाँ पे आपको एक कि येलो कलर का बटन दिख रहा होगा, एंड आपको एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। सो येलो कलर का बटन क्या काम करता है, येलो बहुत चालाक है, तो क्या करेगा, कट करेगा, येलो इज फॉर कट, येलो इज फॉर कट, येलो इज फॉर कट। येलो मतलब कि अगर सर्जन को कट करना हो, कहीं पे कट करना हो, है ना, तो क्या करेगा, वो येलो कलर का बटन को प्रेस करेगा, एंड देन वो कॉटरी अप्लाई करेगा तो कट हो जाएगा। बट उसको अगर कोएगुलेशन करना हो तो कौन सा बटन दबाएगा, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का बटन अगर प्रेस करेंगे तो कोएगुलेशन होगा। ठीक है ना, कोएगुलेशन होगा। सो येलो इज फॉर कट, ये वाला एमसीक्यू पूछ रखा है कि उसमें जो मोनोपोलर कॉटरी में जो येलो है एंड ब्लू है, तो येलो का क्या फंक्शन होता है एंड ब्लू का क्या फंक्शन होता है। सो येलो इज फॉर कट एंड ब्लू इज फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। एंड येलो क्या यूज करता है ना, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, येलो क्या यूज करता है, इट यूज लो वोल्टेज कंटिन्यूअस करंट। येलो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है ना, तो उसमें लो वोल्टेज चाहिए एंड कंटिन्यूअस करंट चाहिए, कंटिन्यूअस करंट चाहिए एंड लो वोल्टेज चाहिए। एंड ब्लू क्या कर रहा है, कोएगुलेशन कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए एंड अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए एंड अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। ठीक है ना, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो अब
मोनोपोलर कॉटरी अगर हम यूज़ करते हैं, सर्जन अगर मोनोपोलर कॉटरी अगर ओटी में यूज़ कर रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम पेशेंट को क्या लगाते हैं, दिस इज़ नोन एज पैड। पेशेंट को क्या लगाते हैं, पैड लगाते हैं, ठीक है। सो ये पैड जो है ना, ये जो पैड होता है कॉटरी पैड जिसको बोलते हैं, कॉटरी पैड कहाँ पे लगाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थाई पे या फिर बैक पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ऑलवेज अप्लाई ऑन द लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसे छोटा मोटा एरिया है जैसे कि आपने यहाँ पे रिस्ट पे लगा दिया, नो, जहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो, जैसे थाई हो गया, बैक हो गया, वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों, वरना बर्न हो सकता है, आगे मैं बताऊंगी बर्न हो सकता है, अगर आपने स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगाया ना तो बर्न हो सकता है पेशेंट को, इसलिए हमेशा लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगाना है। वेल वस्कुलराइज्ड एरिया होना चाहिए, वो जो एरिया है वो प्रॉपर वेल वस्कुलराइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। सो लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वेल वस्कुलराइज्ड होना चाहिए एंड लेस हेयर होना चाहिए, वहाँ पे हेयर वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वेल वस्कुलराइज्ड होना चाहिए एंड लेस हेयर होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे कॉटरी पैड लगाते हैं, एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द कॉटरी पैड, दिस इज द कॉटरी पैड, ठीक है। सो देखो क्यों पैड लगाया, आप खुद सोचो क्यों लगाया, हम पैड क्यों लगा रहे हैं। सो देखो दिस इज द मोनोपोलर कॉटरी, यहाँ से करंट गया, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये दिस इज द मशीन, दिस इज द मोनोपोलर कॉटरी, यहाँ से करंट आया है ना, करंट आया, यस, एंड इस टिप पर करंट आया, एंड इस टिप पर करंट से हमने यहाँ पे, लेट सपोज हम यहाँ पे जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल कि यहाँ पे हम क्या करें, कट और कोएगुलेशन वॉट एवर हम कर रहे हैं। सो यहाँ से करंट इस टिप से कहाँ पास हो गया, मेरे स्किन पे पास हो गया, मतलब स्किन समझ लो आप, यहाँ पे पास हो गया, ठीक है, मतलब मेरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। अब मेरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, सो दिस इज अ मोनोपोलर कॉटरी, अब वो मेरे बॉडी में पास हो गया, अब कुछ तो उसको चाहिए ना जहाँ से वो एग्जिट हो, बॉडी मतलब मेरे बॉडी के अंदर करंट तो आ गया है, बट अब उसको एग्जिट होने का भी स्पेस चाहिए, सो वो उस एग्जिट होने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉटरी पैड लगाते हैं, सो डैट वहाँ से करंट क्या हो, प्रॉपर एग्जिट हो जाए, प्रॉपर वापस से मशीन में आ जाए, ठीक है। सो मशीन से एंट्री होगा एंड वापस से मशीन में आ जाएगा, किसके थ्रू, कॉटरी पैड के थ्रू। बट अगर हमने कॉटरी पैड नहीं लगाया तो करंट जो है हमारी बॉडी में होगा, तो उसकी वजह से लाइक बर्न, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। सो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, कॉटरी पैड लगाते हैं। सो मोनोपोलर कॉटरी, येलो इज फॉर कट, ब्लू फॉर कोएगुलेशन, ब्लू जो येलो है लो वोल्टेज कंटिन्यूस करंट यूज करता है, ब्लू जो है वो हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करता है, एंड जब भी मोनोपोलर कॉटरी यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वी ऑलवेज अप्लाई कॉटरी पैड, क्या करते हैं, कॉटरी पैड करते हैं। बट समथिंग एक्सेप्शंस है, क्या क्या है, अगर आपने स्मॉल कॉटरी पैड लगा दिया या फिर स्मॉल एरिया, मतलब जो स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, बर्न एट द साइड, बर्न हो सकता है, लिटरली बर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। सेकेंड क्या होता है ना कि जैसे कि जब जो करंट है ना, स्प्रेड ऑफ करंट थ्रू द बॉडी इंटरफेयर विद द कार्डियक कंडक्शन, तो जब लाइक अपने ओटी में अगर आपने देखा होगा तो लाइक पेशेंट को जब कॉटरी लगाते हैं ना कट और कैलकुलेशन करने के लिए, तो जब जो ईसीजी रिदम है वो भी चेंज हो जाता है ना। सो क्योंकि वो जो हार्ट का जो कंडक्शन है ना उसको, उसमें भी ये इंटरफेयर करता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से करंट जा रहा है ना, इसलिए तो हार्ट के कंडक्शन में भी ये इंटरफेयर करता है। बट अगर जो पेशेंट वेल है, लाइक उनमें कोई हार्ट के इशू नहीं है तो चलेगा। बट अगर किसी पेशेंट में पेस मेकर है तो पेस मेकर क्या करेगा, लाइक जैसे कॉटरी लगाएंगे तो जो एबनॉर्मल रिदम होगा वो हमारा जो पेस मेकर है वो सेंस करेगा, तो जो पेस मेकर है वो लाइक काम करने स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये दिस इज द एबनॉर्मल रिदम, एंड वो अपना अलग से जनरेट कर देगा रिदम, है ना। तो ये क्या होगा, मिसमैच टाइप का हो जाएगा ना। इसलिए जो पेशेंट को पेस मेकर लगा होता है उन पेशेंट में हम कभी भी मोनोपोलर कॉटरी यूज नहीं करते हैं। मोनोपोलर कॉटरी अवॉइडेड और पेस मेकर मेड नीड्स टू बी चेंज, ठीक है ना। या तो मोनोपोलर कॉटरी हटा दो या फिर पेस मेकर का जो मोड है उसको चेंज करना पड़ता है, तो बेटर इज मोनोपोलर कॉटरी यूज नहीं करना, ठीक है ना। प्लस और क्या हो सकता है कि जो हमारा पिनाइल एरिया हो गया है ना, जो पिनाइल और सर्कमसीजन जो करते हैं वहाँ पे, या फिर एंड आर्टरी होती है, एंड आर्टरी और पिनाइल और सर्कमसीजन होता है, तो इस एरिया में क्या हुआ ना कि आपने मोनोपोलर कॉटरी लगाया तो वो जो करंट है ना वो डीप तक चला जाएगा, डीप तक जाएगा ना, तो वहाँ पे डीपली बर्निंग हो सकता है। लाइक पेनिस में कोई सर्जरी हो रही है, वहाँ पे आपने कट और कोएगुलेशन के लिए आपने पेनिस वो लगाया, क्या बोलते हैं, कॉटरी लगाया, तो वो करंट डीप तक जाके अंदर बर्न हो सकता है। इसलिए अगर पिनाइल सर्जरी हो रही है या सर्कमसीजन हो रहा है या फिर एंड आर्टरी सर्जरी हो रही है तो मोनोपोलर कॉटरी अवॉइड करनी है। एक तो पेस मेकर वाले पेशेंट में अवॉइड करनी है, एक लाइक अगर पिनाइल सर्कमसीजन और एंड आर्टरी वाले प्रोसीजर हो रहा है तो वहाँ पे अवॉइड करनी है। प्लस ऑल्सो क्या है कि
अगर कोई थायराइड की सर्जरी हो रही है, एक्जिला की सर्जरी हो रही है, सीएनएस की सर्जरी हो रही है, पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि थर्मल डैमेज टू द वाइटल नर्व्स ड्यू टू द लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट, जो करंट है वो लेटरली स्प्रेड होने की वजह से जो वहाँ पे वो जो वाइटल नर्व वगैरह है उसको डैमेज कर सकती है। तो अगर थायराइड की सर्जरी हो रही है, एक्जिला की सर्जरी हो रही है, पैरोटिड की सर्जरी हो रही है, सीएनएस की सर्जरी होती है, तो वहाँ पे भी हम मोनोपोलर कॉटरी यूज़ नहीं करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते हैं? अगर पेसमेकर हो पेशेंट को, अगर पेनाइल सर्कमसिजन या एंड आर्टरी सर्जरी हो, या फिर थायराइड, एक्जिला या फिर पैरोटिड या सीएनएस की सर्जरी हो, तो हम मोनोपोलर कॉटरी यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोनोपोलर कॉटरी। क्या यूज़ करते हैं? मोनोपोलर कॉटरी करते हैं, काइंड ऑफ दिस, ऐसे होता है वो, ठीक है। सो मोनोपोलर कॉटरी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं मोनोपोलर कॉटरी? जैसे ऐसे होता है ना, सो यहाँ से करंट एंट्री हुआ एंड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब कुछ भी आपको पैड वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट एग्जिट एंट्री होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। दो स्पॉन्ज होते हैं ना, एक से एंट्री होगा दूसरे से एग्जिट हो जाएगा, तो यहाँ पर पैड की जरूरत नहीं होगी। नो कॉटरी पैड नीडेड। नो लेटरल स्प्रेड ऑफ करंट, का भी लेटरली स्प्रेड नहीं होगा। तो आप थायराइड, एक्जिला, पैरोटिड, सीएनएस सर्जरी में यूज कर सकते हो। पेसमेकर पेशेंट को है तो भी यूज कर सकते हो। पिनाइल और एंड आर्टरी सर्जरी हो रही है तो उनमें भी आप बाईपोलर कॉटरी यूज कर सकते हो। बट वन डिसएडवांटेज इज दैट कि बाईपोलर कॉटरी से ओनली आप कोएगुलेशन कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। मोनोपोलर कॉटरी से क्या हो रहा था कि आप कट भी कर सकते हैं, कोएगुलेशन भी कर सकते हैं, है ना। येलो इज फॉर कट एंड ब्लू इज फॉर कोएगुलेशन। बट बाईपोलर कॉटरी से ना ओनली आप क्या कर सकते हैं? कोएगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एमसीक्यू यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे आ रखा है कि कॉटरी सोर्सेज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओटी रिलेटेड फायर। मतलब ओटी में जो फायर के जो चांसेस होते हैं ना, वो मोस्ट कॉमन किसकी वजह से होती है? कॉटरी की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होता है ना, हीट जनरेट हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो आपको मोनोपोलर कॉटरी समझ में आ गया। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने ब्लेड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने बीपी हैंडल के बारे में पढ़ लिया, हमने कॉटरी के बारे में पढ़ लिया, मोनोपोलर एंड बाईपोलर के बारे में। उसके बाद दिस इज द लिगासोर। लिगासोर क्या करते हैं ना, लिगासोर इट इज द हीट प्लस प्रेशर। इसमें हीट और प्रेशर यूज करते हैं। इसमें क्या करता है ये जो लिगासोर है, दिस इज द लिगासोर, दिस इज काइंड ऑफ एंड। लिगासोर क्या करता है? लिगासोर जो है ये कट भी करता है। पहले क्या करता था? लिगासोर ओनली कोएगुलेशन करता था, मतलब पहले सिर्फ ओनली कोएगुलेशन करता था, बट अब धीरे धीरे हर चीज़ एडवांस्ड होती जा रही है। तो लिगासोर आया, पहले तो जस्ट ओनली कोएगुलेशन करता था, बट देन सेकेंड जनरेशन लिगासोर आया, वो कट भी करता है एंड कोएगुलेशन भी करता है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब हर चीज़ एडवांस होती जा रही है ना, तो लिगासोर का एक और एडवांटेज क्या है कि इट कोएगुलेशन अप टू 7 mm डायमीटर वेसल्स। जो 7 mm का जो भी वेसल्स होता है ना, डायमीटर का वेसल्स, उसको भी कोएगुलेट कर देता है। बट जो हमारी जो कॉटरी थी वो इतनी डायमीटर को नहीं कर पाती थी कोएगुलेट, ठीक है ना। एंड ये क्या यूज़ करता है? इट यूज द बॉडीज कोलेजन एंड इलास्टिन टू सील एंड डिवाइड, ठीक है ना। और एक और एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज की 7 mm डायमीटर को भी, वेसल्स को भी ये कोएगुलेट करता है। सेकेंड एडवांटेज और क्या है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी डिलीवरी इन वेरी वेरी प्रिसाइज मैनर एंड रिजल्ट इन ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनर्जी वंस सील इज कंप्लीट वेसल कैन बी कट, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना कि आपने लेट्स सपोज यहाँ पे आप कोएगुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिगासोर लगाया, लिगासोर लगा के रखा, आपको देखते मतलब आपको ध्यान नहीं देने की अब वो मतलब कोएगुलेशन हुई या नहीं हुई। जैसे ही कोएगुलेशन कंप्लीट होगी ना, वो तुरंत ऐसे आवाज़ देगा टी, मतलब कि कोएगुलेशन हो गया, मतलब आप रिमूव कर सकते हैं लिगासोर। सो ऐसे लाइक खुद ही मतलब जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और आवाज़ आएगा तो आपको पता चल जाएगा यस कि मतलब कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सीलिंग हो गई है, तो ये खुद ही पता चल जाता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। बट जो कॉटरी थी उसमें पता नहीं चलता था, ठीक है ना। तो लिगासोर का एक और एडवांटेज हो गया कि 7 mm डायमीटर को भी क्लोज कर देती है और खुद ऑटोमेटिक वो जो एनर्जी है वो बंद हो जाती है, प्लस ये हीट और प्रेशर यूज करती है, ठीक है ना। एंड सेकंड, तो पहले ये कोएगुलेशन करता था, सेकंड जनरेशन में कोएगुलेशन भी होता है और कट भी हो जाता है, ठीक है। सो ये फायदा हो गया। उसके बाद दिस इज द हार्मोनिक स्कैल्पेल। हार्मोनिक स्कैल्पेल है, ठीक है। ये भी क्या करता है? ये भी कोएगुलेशन में काम करता है। दिस इज द हार्मोनिक स्कैल्पेल। मतलब जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो अब क्या आ गया? हार्मोनिक स्कैल्पेल आ गया। ये किस पे बेसिक है? इट इज़ बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल। मतलब ये हीट का मसला ही नहीं है इसमें ये कौन किस पे वर्क करता है? इट इज़ बेस्ड वर्क ऑन अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल। अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है उस पर वर्क करता है। एंड इट कोगुलेट विदाउट हीट प्रोडक्शन, मतलब हीट प्रोडक्शन नहीं करता, तो सबसे बढ़िया चीज़ हो गया, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस ही नहीं करता है।
सो यूज क्लोज टू वाइटल स्ट्रक्चर, लाइक प्रिसाइज कट करता है, जो वाइटल स्ट्रक्चर है वहाँ पे कट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। प्रिसाइज कट करता है, कट थ्रू द स्कार टिश्यू ऑल्सो, जो स्कार टिश्यू होते हैं वहाँ पे भी कट कर देता है। एंड 7 mm की जो डायमीटर होती है उसको भी सील कर देता है। थोड़ा मतलब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे चीज़ें हर चीज़ अच्छी होती जा रही है। सो दिस इज द हार्मोनिक स्काल्पल, दिस इज द लिगाशोर, एंड वो हमारा बाइपोलर मोनोपोलर काउटरी हो गया। देन कमिंग टू द ड्रेन। ड्रेन मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ज़माने में, अब तो इतना ये यूज़ नहीं करते हैं, पहले क्या था, कोरुगेटेड रबर ड्रेन था। दिस इज द कोरुगेटेड रबर ड्रेन। दिस इज, ये सिंपल एक ऐसा सिंपल सा था काइंड ऑफ रबर, उसको मतलब सूचर करने के बाद यहाँ पे लगता था कि बाद में सिक्रेशन वगैरह आएगा, लाइक आफ्टर मेस्टेक्टोमी वगैरह, वहाँ पे इसको अंदर इंसर्ट कर देते थे, सूचर कर देते थे और इसके एंड को थोड़ा सा बाहर कर देते थे सो दैट यहाँ से ड्रेनेज हो, यहाँ से ड्रेनेज हो और प्रॉपर लाइक कवरिंग वो ऊपर पैड लगा देते थे। तो जो भी यहाँ पे जो ड्रेनेज होता था वो उस पैड में पूरा स्ट्रोक हो जाता था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था कि ये मतलब अपने आप निकल भी सकती थी, अब प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया तो ये जो हमारा कोरुगेटेड रबर ड्रेन है वो आउट हो जाता था, या फिर बहुत जल्दी जल्दी जो अगर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो रहा है तो जो भी अपने ऊपर वो लगाया गॉज पीस वगैरह लगाए वो बहुत जल्दी शॉक्ड हो जाता था। ठीक है, एंड तो ये हमारा डिसएडवांटेज था। सो कोरुगेटेड रबर ड्रेन, इट इज़ द ओपन ड्रेन। ये किसका एग्जांपल है, इट इज द ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन है ये, क्लोज ड्रेन नहीं है, दिस इज द ओपन ड्रेन, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस होते थे। ठीक है ना। दूसरा हमारा आ गया देन रोमोवैक ड्रेन। आपने सबने देखा होगा रोमोवैक सक्शन ड्रेन। सो रोमोवैक सक्शन ड्रेन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लाइक मेस्टेक्टोमी में, नेक डिसेक्शन में, लिम्फ नोड क्लियरेंस हो गया वहाँ पे, या फिर ओरल कैंसर सर्जरी हो गई। सो उन सब केसेस में हम रोमोवैक सक्शन ड्रेन यूज करते हैं। सो रोमोवैक सक्शन ड्रेन देखो, दिस इज द क्लोज ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। रोमोवैक सक्शन ड्रेन कैसा है, इट इज द क्लोज ड्रेन है एंड इट यूज द नेगेटिव प्रेशर। बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम पहले ऐसे प्रेस करते हैं, प्रेस करके उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो एंड है इसको इंसर्ट कर देते हैं एंड यहाँ से ड्रेनेज आके इसमें इकट्ठा होता है। जैसे जैसे इकट्ठा होता रहेगा वो मतलब धीरे धीरे वो जो आपने प्रेस किया था ना वो धीरे धीरे ओपन होता रहेगा। सो इसमें आगे सारा जो भी क्या बोलते हैं अंदर जो भी सिक्रीशन वगैरह है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सो मेजर भी कर सकते हो आप कि कितना स्टोर अभी आ रहा है पेशेंट को, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कैसा, लाइक आपको करेक्टरिस्टिक्स भी दिख जाएगा, रेड है, येलो है, कैसा है। ठीक है, सो ये हमारा रोमोवैक सेक्शन ड्रेन है। एंड ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ना, दिस इज द मिनी वैक ड्रेन, मतलब कि इट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ रोमोवैक बट ये छोटा है, थोड़ा छोटू सा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिनी वैक सक्शन ड्रेन। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो द लाइक क्लोज ड्रेन है, नेगेटिव प्रेशर, सेम इसी के तरीके से जस्ट मिनी वैक है। मतलब एग्जाम में ऐसा आ गया तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये हमने तो कुछ ऐसा सा देखा था, ये कैसा आ गया। सो दिस इज ऑल्सो द रोमोवैक बट मिनी वाला है। ठीक है, देन दूसरा हमारा आ गया जैक्सन प्राट ड्रेन। जैक्सन प्राट ड्रेन, ये रहा जैक्सन प्राट ड्रेन। यहाँ ये देखो, ये ना एक एडवांटेज इसमें क्या है ना कि इसमें देखो ये आपको फ्लैट दिख रहा होगा, इसमें क्या था, फ्लैट नहीं था, सर्कुलर था। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लैट भी है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे से होल्स दिख रहे होंगे, तो ये लाइक सारा सिक्रेशन अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब होकर इसके अंदर के थ्रू फिर इसमें जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। बेसिकली ये कहाँ यूज करते हैं, जैक्सन प्राट ड्रेन एब्डोमिनल सर्जरी में, एंड इट इज ऑल्सो द क्लोज नेगेटिव प्रेशर यूज करता है ये। ठीक है ना। एंड ये नेक्स्ट हमारा है एब्डोमिनल ड्रेन, ये हमारा एब्डोमिनल ड्रेन में इसको भी यूज करते हैं। ठीक है ना। सो ये हमारा ड्रेन के बारे में था सारा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो हम लाइक नोट्स, सूचर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड धीरे धीरे सारा इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सबको कंप्लीट कर लेंगे। एट द एंड एक बिफोर नोट सेट आपको इमेज से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑलरेडी जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको प्रॉपर इमेज के साथ पढ़ाया, लाइक बेड सोर उसके इमेज इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ट्रेकियोस्टोमी हो गया, इंट्यूबेशन हो गया, तो सबका इमेज, एम्बूबैग, सब कुछ इमेज सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इमेज, क्योंकि इमेज फॉर नॉट सेट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट सेट में इमेज से लाइक बहुत सारे MCQ आ जाता है, लाइक क्वेश्चंस में वो पूछ लेंगे, लाइक कुछ भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में भी वो इमेज डाल देते हैं, कुछ कहीं पे भी डाल देते हैं, इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। तो इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी कुछ आप पढ़ते हो ना तो इमेज के साथ पढ़ो, एक आपको भी फायदा होगा, आपको एक लाइक क्लियरेंस होगा, हाँ इमेज से हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आता है ना, तो आपको भी फायदा होगा और वैसे भी फायदा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।